पिछले वीडियो में हमने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ा था। आज इनको याद करने का एक बिल्कुल आसान तरीका हम देखते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की सारणी, जैसा कि देखिए मैंने बना रखा है। ये पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण हो गए, और इसी तरह दूसरा और चौथा महाप्राण हो गए। ए बस ये सूत्र याद रखना है, ए। और उसी तरह घोष और अघोष में जी। बस इतना याद रखने से अल्प प्राण महाप्राण को याद रखने में आसानी हो जाएगी। फिर दूसरा चौथा है या पहला दूसरा है या पहला तीसरा, इसमें कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसके साथ ही अल्प प्राण में एक तो सारे अंतःस्थ हो जाते हैं, य र ल व, और सारे के सारे स्वर। जैसी स्वरों की प्रकृति रहती है उसी तरह अंतःस्थ की भी प्रकृति होती है। और ये जो उत्क्षिप्त का ड है ये भी अल्प प्राण है। और इसके साथ ही महाप्राण में देखिए श, श, स और ह जो ऊष्म व्यंजन है वो सारे महाप्राण हैं। और इसके साथ ही उत्क्षिप्त का ढ ये भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले कंठ यानी गला होता है, सबको पता है। तो जो व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं सीधे ही, यूं तो सभी आवाज़ें सभी ध्वनियाँ कंठ से ही बोली जाती हैं, लेकिन कंठ के अलावा मुख के अंदर जो अन्य अंग और अवयव होते हैं उनका ज़्यादा उपयोग नहीं होता, वो कंठ कहलाते हैं। तो कंठ्य में एक तो क वर्ग पूरा आ जाएगा, क ख ग घ ढ। और इसके साथ ही ह को यहाँ पर कुछ विद्वान काकल्य मानते हैं, कुछ विद्वान कंठ्य मानते हैं। संस्कृत का ये सूत्र है अकुह विसर्ग कंठ्य, तो इसके आधार पर तो ह भी कंठ्य है। अब परीक्षा में ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ह के साथ काकल्य का ऑप्शन आए, ह को पूछा जाए और ऑप्शन में काकल्य दे दिया जाए तो काकल्य सही करना है, वरना ह कंठ्य हो जाएगा। ठीक है, आप इन्हें इन दोनों में रख सकते हो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सही करना है। और इसके बाद तालव्य, मुख के अंदर जो तालु होता है जहाँ से च बोला जाता है वही तालु होता है, जहाँ से च बोला जाता है। तो तालव्य में च वर्ग पूरा आ जाएगा। और इसके साथ ही ये श जो सबसे पहले वाला श है, श से शलगम वाला श, और अंतःस्थ में ये तालव्य हो गए, च वर्ग श और य। इसका सूत्र भी यही कहता है इचु यश तालु। इन सूत्रों को बार बार रटने की कोशिश कीजिए, अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे। इसके बाद मूर्धन्य, तो मूर्धा क्या होती है, जहाँ से ट बोला जाता है वो मूर्धा होती है। सीधी सी बात है, हमें विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ परीक्षा पास करनी है। तो मूर्धा क्या होती है, तालु क्या होता है, बोल कर देख लीजिए। और फिर भी समझ में नहीं आए तो फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ट वर्ग के साथ ही ये उत्क्षिप्त ड और ढ। अब मैं इनको अलग क्यों लिख रहा हूँ, जैसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण में भी अलग से बताया था, उत्क्षिप्त ड ढ। जो देखिए ट वर्ग में आते हैं वो उत्क्षिप्त नहीं होते, वो ड और ढ होते हैं। ये ड और ढ है, ये उत्क्षिप्त यानी ऐसे बोले जाते हैं जैसे जीभ को फेंक कर बोला गया हो। तो ये ड जो है ये ड से समानता रखता है, ड से। और ये ढ जो है ये ढ से समानता रखता है। तो जो ड और ढ का गुण होगा वहीं इनके भी गुण होंगे। तो ये अल्प प्राण था इसलिए ये भी अल्प प्राण है, ये महाप्राण था इसलिए ये भी महाप्राण है। और इसके अलावा अंतःस्थ का र और ऊष्म का श से षटकोण वाला, देखिए एक ऊष्म तालव्य में भी आ गया, एक ऊष्म मूर्धन्य में आ गया, एक अंतःस्थ भी इसमें आ गया और एक अंतःस्थ मूर्धन्य में भी आ गया। और इसका सूत्र है ऋटुरषाणाम मूर्धा। यूं तो ऋटुरषाणाम मूर्धा होता है, मैंने यहाँ इतना ही लिखा है ऋटुरस, क्योंकि संस्कृत का सूत्र है तो उसमें आगे और भी आता है। ऋटुरषाणाम है पूरा इसका इचु यशानाम तालु। इसका अकुह विसर्ग याद नहीं आ रहा है, खैर ठीक है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ रहे। और इसके बाद दंत्य जो दांतों से बोले जाते हैं वो दंत्य, जैसे कि त वर्ग पूरा जो है वो दांतों से बोला जाएगा। और इसके साथ ही अंतःस्थ का ल
और ऊष्म का स से सड़क वाला। ये सारे दंत्य हो गए और इसका सूत्र लृत लस दंता। लृत लसा नाम दंत्य होता है, लेकिन लृत लस दंता इतना ही याद कर लीजिए आप। और इसके बाद ओष्ठ। ओष्ठ होठों को कहते हैं, ये तो सब जानते ही होंगे। और जो होठों से बोले जाते हैं वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि प वर्ग, प वर्ग को आप होठों के बिना नहीं बोल सकते, प फ ब भ म। और इसका सूत्र है उपध्मानी यानम ओष्ठ। अब ये अगर मैंने इन सूत्रों में कुछ इधर उधर लिख दिया हो या कुछ गलती कर ली हो तो उसको ज़्यादा मतलब नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सूत्र सिर्फ हमें याद करने के लिए है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं संस्कृत का पंडित हूँ, लेकिन ये है कि बस एग्ज़ाम कैसे भी करके क्लियर हो जाए, बस वही बड़ी बात है। पंडित हमें बनना नहीं। अगर ज़्यादा ज्ञान चाहिए किसी को तो वो PhD कर सकता है। और इसके बाद सबसे लास्ट तो नहीं, इसके बाद भी दंतोष्ठ है, वर्त्स्य है, लेकिन यहाँ पर लास्ट है नासिक्य। यानी जो पंचमाक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, क का ये रहा, च का ये, ट का ण, त का यहाँ और प का यहाँ। तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर नासिक्य होता है। नासिक्य क्यों? क्योंकि बोलने में बोलते वक्त वायु है जो नाक से निकलती है, नाक की सहायता से इनको बोला जाता है। तो इनका यही सूत्र मान लीजिए आप, और यही इसी तरह का सूत्र है इनका भी। और इनको सूत्रों को बार बार बोल बोल कर याद करने की कोशिश करें, अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे, हृदयंगम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दंतोष्ठ और वर्त्स्य के बारे में पढ़ते हैं। तो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ यानी दांत और होठों की सहायता से जो बोला जाता है। तो आपने देखा कि य, र और ल, ये तीनों अंतःस्थ कहीं ना कहीं आ गए थे। जैसे कि य आ गया था तालव्य में, और जो र है वो मूर्धन्य में आ गया था, और ल दंत्य में आ गया था। अब पीछे बचा व, तो व हो गया दंतोष्ठ, क्योंकि दांत और होठों की सहायता से इसको बोला जाता है। और जो ये अरबी फारसी का शब्द है, अक्षर है फ, मतलब जिसके नीचे ये बिंदी लगी होती है, वो वाला फ। अब फ और फ, इसको बोलने में दोनों होठ आपस में स्पर्श होकर अलग होते हैं, फिर बोला जाता है फ। इसको बोलने में होठ और दांत की सहायता ली जाती है। इसको बोलकर ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हो गया फ। ये आते थे अपने स्पर्श संघर्षी में, जब हम ये पढ़ रहे थे इनका उच्चारण, इनका वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तब स्पर्श संघर्षी में आए थे व, फ, व नहीं, फ, ख, ज, माफ कीजिएगा, संघर्षी में आते थे। तो ये संघर्षी व्यंजन, संघर्षी में जो फ है वो दंतोष्ठ है। इसका बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमसे याद नहीं होता, रट्टा नहीं जाता, ऐसी कोई बात ही नहीं है। फ को बोल कर देखिए, व को बोल कर देखिए, दांत और होठों का यूज होगा तो हो गए दंतोष्ठ। इसके बाद जो है सबसे लास्ट में वर्त्स्य। अब वर्त्स्य में जो न, रह, ल, वैसे ये कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही नॉलेज के लिए अच्छा है। तो र से बना र, न से बना न, और ल से बना ल। तो इनका जो महाप्राणत्व रूप है वो वर्त्स्य कहलाता है, वर्त्स्य से बोला जाता है। न के आगे ह लगाने पर इसका महाप्राणत्व रूप आ जाएगा, और र के आगे ह लगाने पर ये महाप्राण बन जाएगा, और ल के आगे ह लगाने पर ये महाप्राण बन जाएगा। तो ये आजकल हिंदी में ये तीनों यूज नहीं होते,
लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए अगर पढ़ना चाहे तो ठीक है, दंतोष्टि तक ठीक है, इससे बाहर सेकंड ग्रेड में वर्ष का सवाल तो कम ही पूछा जाता है या ना के बराबर ही पूछा जाता है। तो अगर ये याद हो तो ठीक है, याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, न, र और ल, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। तो हमारा ये वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर आज पूरा हो गया। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम संघर्षी व्यंजन पढ़ रहे थे, स्पर्श व्यंजन, माफ कीजिएगा, स्पर्श व्यंजन, तब एक गलती हो गई थी मुझसे। देखिए स्पर्श व्यंजन 16 होते हैं, क, ख, ग, घ। अब ये ड नहीं आएगा, सॉरी ये, क्योंकि ये नासिक्य है, अनुस्वार नासिक्य पंचमाक्षर जो भी है। हाँ, तो च को हमने लिया था स्पर्श संघर्षी में, च, छ, ज और झ, ये है स्पर्श संघर्षी। तो च के अलावा, च वर्ग के अलावा भी 16 हो जाते हैं। मैंने आपको च वर्ग के साथ 16 लिखा दिए थे। अब देखिए च के बाद ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द और ध, और इसके बाद प वर्ग। तो यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि च है जो स्पर्श में नहीं आता, स्पर्शी नहीं है। स्पर्शी ये 16 है, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके पंचमाक्षर को छोड़कर, पंचमाक्षर नहीं आएगा, तो 16 तो है स्पर्शी, स्पर्श व्यंजन, और 4 हैं अपने स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई थी जो आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, इंसानी प्रवृत्ति है, तो अगर हो और आपको नज़र आए तो ज़रूर कहिएगा, मैं उसका वापस क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण आज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम विकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।